आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लान्स यूट्यूब चैनल। जो लोग अपना मकान खुद बनाने या बनवाने की ख्वाहिश रखते हैं, उनकी रहनुमाई के लिए दनाओं का ये कहना है कि बेवकूफ इस दुनिया में मकान बनाते हैं और अक्लमंद उनमें रहते हैं। दनाओं के साथ मुश्किल ये है कि उनकी कोई बात दनाई से खाली नहीं होती। यही वजह है कि हम उनसे दूर ही रहते हैं, चुनाचे बड़ी हद तक चैन से रहते हैं। फिर भी मकान बनाने से मुतल्लिक दनाओं के इस कौल का हमने हमेशा एहतराम किया और मकान बनाने की बेवकूफी से महफूज रहे। इस बेवकूफी का मौका हमने हमेशा दूसरों को दिया और उनके बनाए हुए मकानों में किराए पर रहकर खुद को अक्लमंद समझते रहे। ये और बात है कि अक्लमंदी का ये मुजाहिरा हमें काफी महंगा पड़ा। इस दौरान इत्तफाक देखिए, लाहौर के एक प्रॉपर्टी डीलर ने हमारे ना चाहते हुए भी एक मरला का एक प्लॉट हमारे हाथों फरोख्त कर दिया। प्लॉट चूंकि छोटा था, इसलिए मकान इस पर क्या बनाना था। हमने सोचा चलो आखिरत के ही काम आ जाएगा और हमारी वफात के बाद हमारे घर वालों को हमारी मैयत इधर उधर नहीं ले जानी पड़ेगी। लाहौर जैसे शहरों का हाल आप जानते हैं। यहाँ सर छुपाने के लिए मकान और खुद छुपने के लिए कब्र बड़ी मुश्किल से मिलती है। चुनाचे हम पहले की तरह अक्लमंदी का मुजाहरा करते रहे और बाकायदगी से अपनी आधी तनख्वाह मालिक मकान की जेब में डालते रहे। लेकिन जब अक्लमंदी हद से गुजर गई और तनख्वाह में हमारा हिस्सा मालिक मकान के हिस्से के मुकाबले में बराए नाम रह गया, तो हमें कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ा। एक खैर खा ने मशवरा दिया कि वो एक मरला का प्लाट तो तुम्हारे पास है ही, इस पर मकान क्यों नहीं बनवा लेते। हमने उन्हें समझाया, ओ मियाँ, अव्वल तो इतनी थोड़ी सी जगह जिंदा इंसानों के रहने के लिए नाकाफी और नामुनासिब है, और दूसरा हमारे पास इतनी रकम मालिक मकान ने कहाँ छोड़ी है कि हम इस किरायादारी से बाइज्जत बरी होकर खुद अपना मकान बनाने का ख्याल भी दिल में ला सके। हमारी जिंदगी में तो ये मुमकिन नहीं, अलबत्ता हमारे फौत हो जाने के बाद मुमकिन है। इस प्लाट पर हमारी आखिरत का घर बन जाएगा। इस पर उन्होंने हमें कनूतियत परस्त, कदामत पसंद, बल्कि रिज्जत पसंद और अबहाम पसंद होने तक का ताना दे दिया और बोले, शुक्र करो तुम्हारे पास एक मरला का प्लाट है, वरना इस लाहौर शहर में यहाँ के आखिरी बादशाह को 2 गज जमीन भी मयस्सर नहीं आई थी। इसलिए मट्टी डालो अपने ख्यालात पर और कुछ कर्ज लेकर 2-3 कमरे बनवा डालो। कम अज कम मालिक मकान से तो निजात मिलेगी। हमने उन्हें समझाया, जनाब, एक मरला की जमीन पर एक कमरा ही बन जाए तो गनीमत है, वरना 2-3 कमरों के लिए तो हमें दाएं बाएं सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जे करने पड़ेंगे, जिसके बाद यकीनन जेल में हमारा दायमी घर जरूर बन जाएगा। इस मर्तबा उन्होंने हमें पहले से ज्यादा तरस खाने वाली निगाहों से देखा और बोले, तुम्हारी अकल का प्लाट इस जमीन से भी ज्यादा छोटा मालूम होता है। फिर एकदम से आंखें निकाल कर बोले, अरे भाई, अगर दाएं बाएं नहीं जा सकते तो नीचे से ऊपर तो जा सकते हो। हमने कहा, बेशक, ऊपर तो एक दिन सभी को जाना है, मगर अभी से क्यों जाएं? उन्होंने झुंझलाकर अपनी पेशानी पर हाथ मारा और बोले, जी तो चाहता है तुम्हारा सर फोड़ दूं। मेरे कहने का ये मतलब है, अगर दाएं बाएं कमरे नहीं बना सकते तो क्या हुआ, ऊपर नीचे तो बना सकते हो। ड्राइंग रूम के ऊपर बेडरूम, बेडरूम के ऊपर किचन, किचन के ऊपर टॉयलेट। ऐसा करने से तुम्हें कौन रोक सकता है? इससे पहले अगर हम कुछ और कहते तो उन्होंने हमारा बाजू पकड़ा और ये कहते हुए साथ लेके चले, चलो तुम्हें एक बेहद ज़हीन और चालाक नक्शा नवीस के पास ले चलता हूँ। इंशाल्लाह ऐसा नक्शा बना कर देगा कि बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, बाथ, टॉयलेट सब एक मरला में ऊपर नीचे बन जाएगा। हम इस शर्त पर इसके साथ चल दिए कि नक्शा में इन जगहों की तरतीब वो नहीं होगी जो इनके जहन में थी, यानी बेडरूम के ऊपर किचन, किचन के ऊपर टॉयलेट,
बहरहाल इसके बाद वो हमें एक नक्शा नवीस के पास ले गए। तमाम कैफियत सुनने के बाद नक्शा नवीस ने मुजव्जा मकान में रहने वाले अफराद की तादाद पूछी, फिर उनकी उम्रें दरियाफ्त की और ये सब तफसील एक डायरी में नोट करने के बाद एक फीते से हमारा नाप लेना शुरू कर दिया। हमने कहा, जनाब हम कपड़े सिलवाने नहीं बल्कि मकान का नक्शा बनवाने आए हैं। उन्होंने कहा, खामोश रहो, वही बना रहा। तुम्हारा नाप लेना इसलिए जरूरी है कि दरवाजों की ऊंचाई और सीढ़ी की चौड़ाई का अंदाजा हो सके। आप समझे। आप इस नाप तोल के बाद वो काफी देर तक एक कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचते रहे और फिर एक नक्शा हमारे हाथ में थमाकर बोले, जाइए किसी अच्छे से राजमिस्त्री को ये नक्शा देकर मकान बनवा लीजिए। इंशाल्लाह ऐसा मकान बनेगा कि जिंदगी भर उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। हमने एक हसरत भरी आंख खींची और नक्शा जेब में रखा। नक्शा नवीस के दफ्तर से बाहर आए तो यकीन नहीं आ रहा था कि इतना मुख्तसर सा प्लाट 5 अफराद की कब्रों के लिए भी नाकाफी है। जिंदा आदमियों के रहने के लिए पूरा एक मकान बन सकता है। ऐसा मकान जिसमें ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, टॉयलेट और बाथरूम सब अलग अलग हों। मगर हाथ में जो नक्शा था वो कहता था, हाँ ये मुमकिन है। आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल हमारे दिल में घर करने लगा। इस नक्शा की बदौलत हम किरायादार से मालिक मकान का दर्जा पा सकते हैं। बस इसी ख्याल का आना था। हम खुशी से झूम उठे। यकायक पूरी दुनिया हसीन नजर आने लगी। सीने में आरज़ुओं का समंदर जोश मारने लगा। मुसर्रत और शादमानी के जज्बे थे कि छलकते जाते थे। एक लम्हा को जी चाहा कि नुक्कड़ पर जो पुलिस वाला खड़ा है, पास जाकर मजाक में इसकी कमर पर एक जोरदार थप रसीद कर दें और दोनों हाथों से मुसाफा करके बगल गिर हो जाएं। मगर जब देखा वो बड़ी मशकूक नजरों से हमारी तरफ देख रहा था तो ये पुरखतर इरादा मुलतवी कर दिया और नक्शा जेब में छुपा लिया। मगर पुलिस वाला भी पूरे दिनों का था। नई हरकत देख ली, करीब आकर बोला, क्या छुपाया है, फौरन निकालो। हमने मकान का नक्शा इसके हाथ पर रख दिया। वो कागज को उल्टा पुल्टा करके रिश्वत अमेज निगाह में देखने लगा और चंद लम्हों तक इसने इस मसला फीसा गौरत को समझने की कोशिश की जो हमने उसे दिया था। फिर जैसे सब कुछ समझकर सर घुमाते हुए बोला, ये कोई सरकारी राज है, किसी फौजी अड्डे का नक्शा है, थाने चलो। हमने समझाया, जनाब आपको गलतफहमी हुई है, ये एक मरले के मकान का नक्शा है और आप जानते हैं कि एक मरला के मकान में रहने वाले लोग, सरकार तो क्या आपस में भी एक दूसरे से राजदारी नहीं रख पाते। चाहे तो नक्शा नवीस के पास चलकर इसकी तस्दीक कर लें। सारी बात सुनकर इसने कहा, ये तो मैं भी समझता हूँ ये मकान का नक्शा है, मगर मुझे शक है कि इस नक्शे से एटमी आबदोज भी बनाई जा सकती है, लिहाजा थाने चलो। ये कहकर इसने बड़ी अजीब नजरों से हमें घूरा और पीठ मोड़ ली। दाएं हाथ से वो हमें अपने पीछे आने का इशारा कर रहा था, जबकि बाएं हाथ के पीछे की तरफ मुड़ी हुई हथेली कुछ और कह रही थी। हम समझ गए कि जाए फरार नहीं है। चुनाचे चुपचाप 100 का नोट निकालकर इसकी हथेली पर रखा और नक्शा और पांव सार पर रखकर अपनी कॉलोनी की तरफ भाग गए। वहां पहुंचकर हमने इलाका के सबसे मशहूर राजमिस्त्री के घर का रुख किया, जिसके बारे में लोगों ने बताया था कि वो एक मरला के घर बनाने में गजब का माहिर है और इस इलाका के 90% घर इसी के बनाए हुए हैं। हमने एहतियातन पूछ लिया, और बाकी के 10% किसने बनाए हैं? वो बोले, वो भी बनाए तो इसी ने थे, मगर अब टूट फूट चुके
रखे हैं जैसे अल्लाह की मर्जी। चुनाचे यहाँ भी जाए फरार न थी। मिस्त्री के घर जाकर दस्तक दी तो मकान के बाहर नाली के पास बैठे सिगरेट पीते हुए एक मखलूकुल हाल शख्स ने कहा, मिस्त्री जी को पूछ रहे हो? हमने कहा हाँ। बोला वो तो घर पे नहीं है, क्या काम था? हमने बता दिया मकान बनवाना है। कहने लगा ये बात है तो मिस्त्री जी मैं ही हूँ और ये मेरा ही मकान है, लाइए नक्शा लाइए। हमने नक्शा हवाले कर दिया। मिस्त्री ने खूब घुमा फिरा कर नक्शे का जायजा लिया और बोला, सब कुछ इसके मुताबिक बनवाना है? हमने कहा जी बिल्कुल। वो बोला ठीक है, बन जाएगा। हमने पूछा कब तक? उंगलियों पर हिसाब लगा कर बोला, वैसे तो एक हफ्ते का काम है मगर इंशाअल्लाह 1 महीने में पूरा कर दूंगा। हालांकि जवाब कुछ समझ में नहीं आया मगर हम ये सोच कर चुप रहे कि पहुंचा हुआ मिस्त्री है और चूंकि बड़े फनकारों की बात बातें आम आदमी की समझ से बाहर होती हैं, इसलिए शायद हम इस फलसफा तक नहीं पहुंच पा रहे। खैर साहिब, अगले दिन मिठाई तकसीम होते ही मकान की बुनियाद रख दी गई और तामीर शुरू हो गई। इसके साथ ही शुरू हो गया मिस्त्री की हिदायतों का सिलसिला। रेत मंगवाओ, ईंटें लाओ, सीमेंट भी भिजवाओ, बड़े फट्टों से काम नहीं होता, छोटे लाओ। रेत वाले से कहो रेत मोटी लाए, ईंट वाले से कहो खराब ईंटें न लाए। यहाँ तक तो खैर ठीक था मगर बाद में हिदायतें नई शक्ल इख्तियार करने लगी। फला मजदूर के पेट में मरोड़ है, जरा ईंटों पर पानी डालकर तराई कर दीजिए। दूसरा मजदूर गायब हो गया है, जरा सीमेंट उठवाकर रेत में मिलवा दीजिए। छोटा मिस्त्री आज शादी पर गया हुआ है, इसलिए जरा ईंटों के रद्दे रखवा दीजिए। किस्सा मुख्तसर यूं समझिए, 1 महीने में हम आधे मिस्त्री बन चुके थे और मकान अभी आधा भी नहीं बना था। हमने काम की ताखीर की शिकायत की तो मिस्त्री ने बिगड़ कर कहा, नक्शे के मुताबिक मकान बनवाना है तो इसी तरह बनेगा। जल्दबाजी में कोई चीज टेढ़ी बन गई तो कौन जिम्मेदार होगा? हमने गली की तरफ एक दीवार के बारे में बताया कि वो पहले ही टेढ़ी बनी हुई है। इस पर मिस्त्री ने कहा, आप टेढ़े खड़े होकर टेढ़ी गर्दन से देख रहे हैं, गर्दन सीधी करके देखिए। मगर जब हमने फीता लगाकर देखने को कहा तो इसने अच्छी तरह फरमाइश के बाद सिर्फ इतना कबूल किया, दीवार टेढ़ी नहीं बल्कि तिरछी है, जिससे ये फायदा होगा कि ऊपर की छत कुछ बड़ी हो जाएगी और छत पर जो कमरा बनेगा इसमें कपड़ों की एक अलमारी इजाफी बन जाएगी। लिहाजा ये गलती नहीं बल्कि कारीगरी है। हम अगरचे आधे मिस्त्री हो चुके थे मगर इतने माहिर नहीं हुए थे, लिहाजा चुप रहे। आखिर खुदा खुदा करके 2 माह में मकान पूरा हुआ। मिस्त्री और इसके मजदूरों का हिसाब चुकता करने के बाद हम जरा दूर खड़े होकर मकान का नजारा करने लगे। वाकई ऊपर नीचे 3 कमरे बनने के बाद कुछ मकान सही मालूम हो रहा था, मगर जब हम इसमें दाखिल हुए तो पता चला दरवाजा गायब है। घबराकर मिस्त्री से पूछा, इसमें दाखिला कैसे होगा? इसने झट से लकड़ी की एक सीढ़ी एक खिड़की पर टिका दी और बोला, आइए तशरीफ लाइए। सीढ़ी पर चढ़कर हालते रखू हम अंदर दाखिल हुए। वहां से ऊपर के कमरे में जाने का रास्ता पूछा तो मिस्त्री ने सीढ़ी एक और ऐसे चकोर सुराख पर लगा दी जिसे हम रोशनदान समझे हुए। इससे एक और सीढ़ी जुड़ी हुई थी जो ऊपर के कमरे में खुलती थी। हर बसजूद होकर इस सीढ़ी में पहुंचे और फिर इसी तरह रकूओ सजूद करते हुए पूरे मकान की सैर की। बड़ी मुश्किल से मकान का जुगराफिया समझ में आया। जिसे हम गुसल खाना समझे थे वो बेडरूम निकला। जो टॉयलेट दिखाई देता था वो असल में किचन था। सबसे ऊपर की छत पर 2 फीट चौड़ा एक शेड बड़े खतरनाक अंदाज में बाहर को निकला हुआ था, जिस पर कोई रोक रुकावट न थी और जरा सी बेहतियाती वहाँ खड़े होने वाले बच्चे गिरा सकती थी। हमने बड़े ताज्जुब से पूछा कि ये क्या है? तो मिस्त्री ने फरमाया,
کبھی کسی کا پتنگ اڑانے کو جی چاہے تو یہاں آ کر شوق پورا کر سکتا ہے۔ ہم اس شوق کے ہولناک انجام کو تصور کر کے لرزتے کانپتے اس عظیم و شان بلبلیوں سے خود کو بقیہ حیات پا کر اطمینان بستری یہ حالت دیکھ کر ہمدردی سے ہمارا شان دبایا اور بولا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کچھ دن رہو گے تو آہستہ آہستہ مکان کی عادت پڑ جائے، سب یاد ہو جائے گا کچن کون سا ہے اور باتھ روم کدھر ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ مکان کے مطابق یادداشت کو نہ ڈال سکو تو اپنی یادداشت کے مطابق مکان کو ڈال لو۔ ہم نے حیرت سے پوچھا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جس چیز کو غلطی سے جو سمجھتے ہو وہی سمجھتے رہو۔ مثلاً کچن میں بستر بچھا لو، باتھ روم میں کھانا بنا لو اور ٹوائلٹ میں ہم نے فوراً کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ظاہر ہے اس سے آگے سننے کی ہمیں تاب نہیں تھی۔ Thanks for watching.